गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन के टाइप, यानी एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन टाइप हैं उनके, और उन टाइप को किस प्रकार से यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन से टाइप है और उसके अंतर्गत क्या क्या वैल्यू आती है और किस प्रकार की वैल्यू अपन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी का जो है ज़्यादा इसके अंतर्गत कुछ है नहीं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कांस्टेंट। क्या पढ़ा था? कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत हमेशा ध्यान रखना सिर्फ ओनली फॉर कांस्टेंट वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखा आपको। यानी कांस्टेंट एक्सप्रेशन है तो उसके अंतर्गत कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जो इंटीग्रल है, जिसे अपन इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशन में क्या है कि इसके अंतर्गत जो वैल्यू है यानी जो एक्सप्रेशन होती है वो एक तो ऑटोमेटिक और एक एक्सटर्नल कन्वर्शन यानी एक्सटर्नल कन्वर्जन जो अपने 6th चैप्टर में पढ़ा था। ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल कन्वर्जन के बाद, इनके बाद ये इंटीग्रल अपना परिणाम देगी यानी रिजल्ट देगी। ठीक है, ये सी समझ में आ गई। फिर उसके बाद अगला आता है फ्लॉट। तो फ्लॉट में हमें पता ही है, सीधी सी बात है कि फ्लॉट में क्या आएगी? विथ डेसिमल वाली संख्या। कैसी? कि जैसे पॉइंट वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो किस प्रकार से इनका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में जैसे ए और बी दोनों संख्या को जोड़ा फिर उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो जो भी संख्या आएगी वो फ्लॉट में आएगी। जैसे मैं यहाँ पर 5 + 3 कर देता हूँ तो ये कितने हो गए? 8। अब 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? पॉइंट में आएगी ना, तो ये हो गया फ्लॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगला आता है पॉइंटर एक्सप्रेशन। अब पॉइंटर एक्सप्रेशन में क्या होता है ये देखो कि पॉइंटर के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है इनकी, जो पॉइंटर एक्सप्रेशन का जो परिणाम यानी जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हमेशा किस में दिखा देते हैं? एड्रेस वैल्यू होती है। क्या होती है? एड्रेस वैल्यू। और जो एड्रेस वैल्यू होती है वही पॉइंटर का रिजल्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ इंटीजर डाटा टाइप है, फिर इक्वल करके अब मैंने यहाँ पर जो पीटीआर लगाते हैं यहाँ इस प्रकार से, तो ये पीटीआर क्या है? पीटीआर है पॉइंटर है। पीटीआर क्या है? पॉइंटर है। अब पीटीआर = एंड एक्स, तो पीटीआर तो है क्या? ये तो पॉइंटर है। और ये एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू एंटर करवानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या कहता है कि जो रिजल्ट की एड्रेस वैल्यू होती है उसी को अपन पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अगला आता है रिलेशनल। रिलेशनल एक्सप्रेशन में इतना समझ लो कि हमेशा दो वैल्यू के बीच में क्या होगा? जैसे संबंध दर्शाएंगे, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, या फिर ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी, इस प्रकार से। तो अब जैसे इन दोनों की वैल्यू, अब ये जब ये दोनों वैल्यू होती है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमेशा जो रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, या आप हिंदी में कहें तो सत्य या फिर असत्य के रूप में हमें ये रिजल्ट प्रदान किए जाएंगे। ये हो जाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन में। अब अगला आता है लॉजिकल। लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब कोई भी वैल्यू 2 या 2 से अधिक होती है, इसके अंतर्गत जब एक्सप्रेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक कोई रिलेशन एक्सप्रेशन जोड़ता है तो उस समय अपने बुलियन टाइप की वैल्यू आती है, और बुलियन टाइप में ये ट्रू या फॉल्स। अब इसके अंतर्गत कैसे है? जैसे इसके अंतर्गत तो ये हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत ये है कि ए ग्रेटर देन वाई, या एंड करके लिख दो x = 5, यानी या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, या तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, और या फिर क्या होगा? ये ट्रू और या फॉल्स होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू को दर्शाते हैं। और लास्ट में होता है अपना बिटवाइज। बिटवाइज के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक मैनिपुलेशन होती है, और मैनिपुलेशन में क्या होता है कि कभी लाइन को यानी बिट से है, तो जैसे इस प्रकार की अगर लाइन लिख दिया, जैसे ए लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाई तरफ 3 कदम आगे बाई तरफ जाएगी, और अगर इस तरफ लिख दिया तो ये हो जाएगा कि 3 कदम है वो दाई तरफ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना एक्सप्रेशन के प्रकार। अब आप इनको समझ लीजिए, ये इनकी थ्योरी है। कांस्टेंट में क्या आएगा कि इन इट ओनली कांस्टेंट वैल्यू आर यूज्ड। इसके अंतर्गत सिर्फ ओनली फॉर कांस्टेंट वैल्यू ही यूज होगी। ठीक है, हो गया।
इंटीग्रल एक्सप्रेशन में क्या कहता है कि दिस एक्सप्रेशन गिव इंटीजर रिजल्ट आफ्टर ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन। यानी ये हमेशा रिजल्ट आपको कब देगा, इंटीग्रल रिजल्ट कब देगा कि ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन होने के बाद आपको परिणाम प्रदर्शित करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन स्वतः और बाई टाइप कन्वर्जन के बाद इंटीजर परिणाम देता है तो उसको अपन इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉइंटर में क्या हो गया कि पॉइंटर एक्सप्रेशन का परिणाम है वो एड्रेस वैल्यू होती है। मैंने आपको बता दिया ना, जो एड्रेस वैल्यू होती है वही अपने पॉइंटर का एक्सप्रेशन का परिणाम होगा। एड्रेस वैल्यू में जैसे पीटीआर एंड एक्स, तो पीटीआर क्या है, पॉइंटर है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होगा मतलब पॉइंटर का कि वैल्यू ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशन कब, किसकी, एड्रेस वैल्यू ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्लॉट में क्या हो गया कि फ्लॉट में हमें पता लग गया कि द रिटर्न फ्लॉट टाइप रिजल्ट आफ्टर टाइप कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन के बाद जो टाइप होती है, जो जिस तरह से अपने टाइप कन्वर्जन के बाद फ्लॉट टाइप का परिणाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि a प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, और डिवाइड बाई 5 कर दो, तो इसमें हमें पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू मतलब कितने में आएगी। जैसे पॉइंटर में आएगी तो वो फ्लॉट वाली वैल्यू हो जाएगी। रिलेशनल में क्या होगा कि एक्सप्रेशन विच गिव बूलियन टाइप रिजल्ट मीन्स रिजल्ट कैन बी ट्रू या फॉल्स, यानी आपको हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा, सत्य या असत्य के रूप में परिणाम प्रदर्शित होगा। जब दो वैल्यू के बीच में अगर संबंध दर्शाना हो तो फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन का उपयोग किया जाएगा। तो जैसे एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ए इक्वल टू बी, इस प्रकार से अपने ये दर्शा रहा। ठीक है, अगला कौन सा, लॉजिकल। लॉजिकल में भी यही है कि द एक्सप्रेशन विच जॉइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न बुलियन टाइप रिजल्ट, यानी इसके अंतर्गत क्या होगा कि दो या दो से अधिक कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है और वो उनके साथ जुड़ जाती है तो फिर वो लॉजिकल में हो जाते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होगा कि यानी या तो ये वैल्यू ट्रू होगी या फिर ये वैल्यू ट्रू होगी, तो दो में से कोई भी एक वैल्यू अगर सत्य होती है तो उसको अपन लॉजिकल यानी बुलियन टाइप का परिणाम देते हैं। और बुलियन टाइप का परिणाम हमें पता है कि किस प्रकार से आता है, सत्य या असत्य के रूप में। ठीक है, अब आता है बिटवाइज। बिटवाइज के अंदर ये कहा गया है कि दिस एक्सप्रेशन यूज टू डाटा मैनिपुलेशन ऑफ बिट लेवल, यानी बिट लेवल के मैनिपुलेशन तक इसका यूज किया जाता। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड शिफ्टिंग बिट्स, और इसका उपयोग किसके लिए, टेस्ट करने के लिए या फिर शिफ्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। शिफ्ट का मतलब 1 2 3 कदम इधर, 2 3 कदम इस साइड में। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को बिट स्तर के डाटा मैनिपुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग बिट्स की टेस्टिंग और शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो जैसे ये लिख दिया तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट साइड, और ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा अपने राइट साइड की तरफ जाना। ठीक है, फिर इसके पास कुछ विशेष असाइनमेंट है। स्पेशल असाइनमेंट में क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जैसे स्पेशल असाइनमेंट में इधर ध्यान दोगे आप, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है सेंड असाइनमेंट। सेंड असाइनमेंट का मतलब x इजिकल टू वाई इजिकल टू 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो 20 है ये y को वैल्यू प्रदान की जाता है और फिर उसके बाद x को भी वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया अपना सेंड असाइनमेंट। फिर अमेंडेड असाइनमेंट में मतलब क्या होता है कि देखो a इजिकल टू कोष्टक 1 b इजिकल टू 20 प्लस 5। तो यानी पहले b की वैल्यू तो क्या है 20 है, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 25 आ जाएगी। 25 कैसे आएगी कि 5 इसमें जुड़ने के बाद ये जो नई वैल्यू आएगी वो नई वैल्यू हम a को देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेंडेड असाइनमेंट। फिर आता है कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट में क्या कहता है कि देखो कि इट इज द कंबाइंड फ्रॉम ऑफ असाइनमेंट ऑपरेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी इसके अंतर्गत एक असाइनमेंट ऑपरेटर और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, यानी इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका असाइनमेंट ऑपरेटर का और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो अपन इस प्रकार से वैल्यू को लिख सकते हैं a इजिकल टू a प्लस 5। आप इसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं कि या फिर a प्लस 5 इजिकल टू 5 हो गया। ठीक है, a प्लस इजिकल टू 5, यानी जो इस प्रकार का जो सिंबल होता है प्लस इक्वल, तो ऑपरेशन आल्सो नाउन एज ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेशन, यानी इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट
ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। कौन से वाले सिंबल को अगर आपके सामने इस प्रकार का सिंबल आ रहा है तो उसको अपन कंपाउंड असाइनमेंट या फिर शॉर्ट हैंडल असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है अपना एक नया टॉपिक है जिसके अंतर्गत बात करें ऑपरेटर प्रेसिडेंट या एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है कि जब अगर आपके सामने एक से अधिक, ठीक है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में क्या होता है कि आपके सामने एक से अधिक ऑपरेटर है, ठीक है, प्रेसिडेंस यानी अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में हो तो तब C++ लैंग्वेज क्या करती है, उस ऑपरेटर की जो प्राथमिकता होती है उस प्राथमिकता के भाषा यानी जो नियम होते हैं, उस प्राथमिकता के जो नियम होते हैं परिभाषा के, उस नियम के आधार पर रहता है। अब उस नियम में क्या होता है, जैसे प्राथमिकता दो टाइप की होगी, यानी उच्च प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता। ठीक है नहीं, यानी हाई प्राइमरी और फिर उसके बाद लो। तो इसमें क्या होता है कि उच्च प्राथमिक वाले जो ऑपरेटर होते हैं इस ऑपरेटर में क्या होता है कि निम्न प्राथमिकता के ऑपरेटर से पहले उच्च प्राथमिकता के ऑपरेटर को निष्पादित किया जाता है। तो देखो किस प्रकार से कि इफ मोर देन वन ऑपरेटर आर यूज्ड इन वन एन एक्सप्रेशन तो देन C++ लैंग्वेज यूज्ड रूल ऑफ ऑपरेटर प्राइमरी। यानी एक अगर एक्सप्रेशन है यानी ऑपरेटर में एक से अधिक ऑपरेटर है और किसी एक्सप्रेशन में हो, वो किस में होंगे, किसी एक्सप्रेशन में होंगे, तब जाके C++ भाषा क्या करेगी, यूज रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्राइमरी, यानी ऑपरेटर की जो प्राथमिकता के जो रूल्स बने हुए उसका यूज करेगी। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो प्राथमिकता है हायर प्राइमरी ऑपरेटर आर एग्जीक्यूट बिफोर लोअर प्राइमरी, यानी निम्न प्राइमरी है जो जिसे अपन कह सकते हैं निम्न प्राथमिकता है, इससे पहले किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, हाई प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिकता को पहले निष्पादित किया जाएगा। तो दिस रूल्स इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी इसमें इतना ही पता लगा हमें कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में हो, यानी एक से अधिक या एक से ज़्यादा कोई ऑपरेटर है और वो किस में होंगे, एक्सप्रेशन में होंगे, तो तब C भाषा क्या करेगी, C++ भाषा की ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए परिभाषित नियम होते हैं। और उसमें यह बताया कि जो उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर है वो निम्न प्राथमिक वाले ऑपरेटर से पहले निष्पादित हो जाते हैं या संपादित होते हैं, और इस नियम को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। अब आता है सेकेंड नंबर पे, वो होता है एसोसिएटिविटी। यानी एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर है, यानी अगर दो या दो से अधिक तो यानी टू या और मोर देन टू, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर एक समान के प्रेसिडेंसी के ही एक्सप्रेशन में हो, दो या दो से अधिक तो है ही है, लेकिन वो ये कहता है कि वो भी किस में हो, एक समान की प्रेसिडेंसी में हो, तो उसमें क्या होगा, तो जिस ऑर्डर में वो निष्पादित होते हैं उसी को अपन एसोसिएटिविटी कहते हैं ऑपरेटर की। तो देखो कि एसोसिएटिविटी में क्या है कि इफ टू और मोर ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस, यानी समान, यानी दो या दो से अधिक कोई ऑपरेटर है और वो इक्वल प्रेसिडेंस यानी समान प्रेसिडेंसी में है, तो और देयर एन वन एक्सप्रेशन देन इट द ऑर्डर दे आर एग्जीक्यूटेड आर कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। और वो जिस ऑर्डर में है यानी जिस स्थिति में थे यानी जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में वो संपादित यानी निष्पादित कर दिए जाते हैं, और उसी को अपन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहते हैं। यानी अगर कहते हैं कि भाई जिस दो या दो से अधिक कोई ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर किसी समान प्रेसिडेंसी में रहते हैं, एक ही प्रेसिडेंसी रहते हैं और वो एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं, तो फिर जिस ऑर्डर में होते हैं वो उसी ऑर्डर में संपादित या निष्पादित हो जाते हैं। तो देखो कि अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर
एक समान प्रेसिडेंसी के एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं तो जिस ऑर्डर में वे निष्पादित होते हैं उसे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। यानी जिस ऑर्डर में आते हैं वो उसी ऑर्डर में निष्पादित हो जाते हैं। अब आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर बात करें अपन तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का उपयोग कहाँ पर होता है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का उपयोग होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा में जिस प्रकार से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, यानी प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम बनाते हो, उस प्रोग्राम को जब आप निष्पादन करते हो, निष्पादित करते हैं यानी एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट। अब जब आप उसको निष्पादित करेंगे तो निष्पादित करने के लिए कुछ इसके लिए अपन को एक स्टेटमेंट या फिर स्ट्रक्चर होंगे और उसी स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर के फ्लो को उन्हीं को अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो क्या दे रखा है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स और स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यानी जो प्रोग्रामिंग भाषा के में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को, यानी जो जब आप निष्पादित करते हो और निष्पादित करने का जो इसका नियंत्रित होता है, यानी किस प्रकार से उनको निष्पादित करेंगे, तो उस करने के लिए जो स्टेटमेंट और जो स्ट्रक्चर प्रयोग में लिए जाते हैं उसी को अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर का जो प्रयोग लिया जाता है उन्हें अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो देखो कौन कौन से, एक तो होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और एक होता है लूप स्ट्रक्चर। अब इसके अंतर्गत देखो और चीज बताइए इसने, और ये बताया गया कि C++ हैज ऑल बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर और जो एंड इट कैन बी अप्लाइड बाय वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी C++ के जितने भी है वो सब कैसे है, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर है होते हैं। ठीक है, और उनको विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं इन स्ट्रक्चर को वो अलग अलग आधार पर या अलग अलग स्टेटमेंट के आधार पर, विभिन्न प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके आधार पर उनको अपन स्टेटमेंट को लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका जो फर्स्ट टाइप, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उस प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्रोग्राम होते हैं और उस प्रोग्राम को निष्पादित करने का जो फ्लो होता है उस फ्लो में उपयोग किए जाने वाले स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर को ही कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब उसके बाद सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस में यह कहता है कि जिस प्रकार से, यानी स्टेटमेंट इट इज रिटन इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट इन दैट मैनर। यानी जिस स्थिति में प्रोग्राम लिखते हैं उसी स्थिति में वो निष्पादित हो जाता है, उसको अपन कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, यानी स्टेटमेंट को जैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है वैसे ही संपादित किया जाता है, वो हो जाएगा अपना कौन सा, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जाम्पल तो साधारण ही है कि जिस सीक्वेंस में जिस स्थिति में लिखेंगे उसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, निष्पादन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट है, तो जैसे मान लो एक माइन अपन कोई स्टेटमेंट लिखा, जैसे कोई कंडीशन अप्लाई की, तो जिस प्रकार से आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार में वो निष्पादन हो जाएगा। अब आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये देखो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि जब देखो कि इफ द कंडीशन इज ट्रू तो देन इट सेलेक्ट वन पाथ टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा कब होगा कि जब या दो से अधिक कोई संपादन के पथ होते हैं, यानी जो निष्पादन के पथ होते हैं उनमें से आपको किसी एक का चयन करना होता है। और उस चयन में ये कहता है कि अगर शर्त पूरी होती है, क्या हो जाती है, कंडीशन अगर आपकी पूरी, यानी कंडीशन सत्य हो जाती है। यानी अगर आपके सामने एक कंडीशन अप्लाई की और एक से अधिक कंडीशन दे दी, हमें आपको एक से अधिक यानी 2 कंडीशन अप्लाई दे दी और उन 2 या 3 4 5 ऐसे कुल मिला के 7 कंडीशन दे दी। अब 7 कंडीशन में ये कहता है कि अपन इसको निष्पादन करेंगे, तो निष्पादित करेंगे। अब निष्पादित करने में क्या हो जाएगा कि जब अपन के पास 2 या 2 से अधिक अगर कोई कंडीशन है और उस कंडीशन में हमें चयन करना है यानी सेलेक्ट करना है,
तो सेलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि उन 6 और 7 कंडीशन में से जो ट्रू है यानी या फिर जो सत्य है उसी को अपन चयन करेंगे। और उसमें भी क्या है कि अगर कंडीशन पूरी होती है तो ठीक है। तो समझ में आ गया कि सिलेक्शन में क्या होगा कि उसी का अपन चयन करेंगे कि जो कंडीशन क्या हो जाती है सत्य हो जाती है और उसका चयन जरूरी है। अब इसमें बताया कि इसके भी प्रकार है जिसमें इफ स्टेटमेंट, फिर इफ इल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और इसमें फिर इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, और इनके बारे में फिर अपन आगे एक और पढ़ते हैं जिसका अपन कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसका मैं सिर्फ पढ़ना ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहले ठीक है कि इफ स्टेटमेंट में होता क्या है कि जब कोई कंडीशन दी जाएगी तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि हमेशा कंडीशन ट्रू ही मिलेगी, ठीक है नहीं, यानी इसके अंतर्गत क्या होती है सत्य ट्रू ही होनी है। इफ इल्स में क्या होगी कि ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू है कंडीशन तो ये इफ को निष्पादित करेगा और फॉल्स कंडीशन है तो फिर इल्स को निष्पादित करेगा। और स्विच में तो क्या होगा कि ये मल्टीवे है। मल्टीवे का इस मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लास्ट में जाके कोई अगर ये भी नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने 11th में पढ़ाई भी है, तो एक बार वापस देख लेते हैं इनको। देखो इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में ये कहता है कि द इफ स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट, इट इज यूज टू टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, इन दिस द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। यानी इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो इफ स्टेटमेंट है एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग एक विशेष कंडीशन यानी जिसमें आपने बताया कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है और इसका यूज किस लिए किया जाता है टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, यानी इनका एक कंडीशन को विशेष प्रकार की जो पर्टिकुलर की जो कंडीशन होती है उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर क्या बताया कि इन द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, कि इसमें कंडीशन केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होती है और जब कंडीशन सत्य होती है तो ये एग्जीक्यूटेड होती है। तो इसका अपन को ज़्यादा जो याद रखना वो इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में ये कहता है कि इफ, फिर उन्होंने दे दी कंडीशन, या फिर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर ये कोष्टक और यहाँ लगा देंगे स्टेटमेंट्स और फिर ये कोष्टक कर देंगे बंद। तो ये आपको याद रखना है इसका सिंटैक्स। फिर आता है इफ इल्स। इफ इल्स में क्या कहता है कि द इफ इल्स स्टेटमेंट्स इज यूज टू टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, यानी इसकी तरह ही है। देखो आप इफ इल्स और इल्स में कोई फर्क नहीं है। इफ में क्या है कि इसका भी अपन एक विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो इफ कंडीशन इज ट्रू तो देन एग्जीक्यूटेड द इफ स्टेटमेंट, अगर कंडीशन सत्य है तो ये इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन गलत है तो ये इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेड कर देगा, ठीक है। तो देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। देखो कि किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ इल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इफ में भी यही था कि किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें तो क्या होती है कि कंडीशन हमेशा सत्य ही रहती है, लेकिन इसमें ये होता है कि यदि कंडीशन सत्य है तो ये इफ स्टेटमेंट को निष्पादित करेगा, और अगर कंडीशन असत्य है तो ये इल्स स्टेटमेंट को निष्पादित करता है। कैसे, ये इसका सिंटैक्स समझो कि जैसे यहाँ पर अपन सिंटैक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत दो चीज बताई हमें। क्या बताई, दो चीजें बताई कि इफ और इफ इल्स। तो इफ और इफ इल्स में क्या होता है कि इफ पहले तो दे देंगे इफ, फिर उन्होंने दे दी कंडीशन, अब वो कंडीशन फिर कोष्टक बना और स्टेटमेंट लिखा गया, फिर उसके बाद कोष्टक बंद और इल्स, फिर कोष्टक और यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया। अब यहाँ पर फिर कोष्टक बंद। अब स्टेटमेंट में क्या होता है कि इधर ध्यान दोगे आप, ये भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई करेगी उस कंडीशन में इन दो स्टेटमेंट को निष्पादित किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सीधा इफ को निष्पादित करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आ गई तो ये इल्स को निष्पादित करेगा, ठीक है। ये इफ इल्स का डिफरेंट है, समझ गए। तो ये इसका सिंटैक्स आपको याद रखना। और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक मल्टीवे स्टेटमेंट होते हैं,
यानी मल्टीवे में क्या होता है कि यहाँ पर लगाया जाता है स्विच, क्या लगाया जाता है, स्विच, और फिर दी जाती है उसमें कंडीशन, और फिर उनको अपन डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ केस 1, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट, और फिर लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद केस 2 स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है और लास्ट में एक डिफॉल्ट लगता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब इन सब में से कोई अगर वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कोई कंडीशन नहीं हो रही है, तो फिर वो डिफॉल्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और फिर कोष्टक हो जाएगा बंद, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादातर याद रखना सिंटैक्स, सबके सिंटैक्स अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे भी जाते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखो, इफ इल्स का। तो देखो इफ इल्स में तो कोई ज्यादा आपको है ही नहीं। अगर मान लो कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 प्रकार के पढ़े हमने, यानी इसके अंदर का सीक्वेंस, पहला तो पढ़ा सीक्वेंस का, फिर उसके बाद अपने क्या कौन सा पढ़ा, सीक्वेंस का पहला पढ़ लिया, दूसरा आपने सिलेक्शन का पढ़ लिया। सिलेक्शन में क्या होता है कि जिनमें ऐसे अगर 2 या 2 से अधिक कंडीशन है और उसमें से जो हमें सत्य ट्रू है उन कंडीशन को सिलेक्ट करना है, तो फिर ये वाली हो जाएगी। फिर उसमें सिलेक्शन में हमने 3 टाइप के पढ़ लिए, इफ पढ़ लिए, इफ इल्स पढ़ा और स्विच पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे लूप, कि लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब बात करें अगर लूप की, तो लूप में क्या होता है कि लूप के द्वारा जो स्टेटमेंट होते हैं या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उनको एक से अधिक बार, अगर एक से अधिक बार अगर निष्पादित करना हो, तो फिर उस कंडीशन को अपन जब तक निष्पादित करता रहेगा जब तक हमें वो कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती। ये लूप का नियम है। जैसे अपन फॉर लूप का उपयोग करते हैं, तो फॉर लूप का उपयोग में भी तो यही होता है ना कि अपन वो फॉर लूप का उपयोग करते जाते कब तक, जब तक हमें वो कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती जो कंडीशन हमने दे रखी है, ठीक है। तो देखो, थ्रू लूप्स वी कैन एग्जीक्यूट एनी वन स्टेटमेंट्स और मैनी स्टेटमेंट्स वन और मोर टाइम्स अंटिल द कंडीशन इज अचीव्ड। यानी जब तक वो कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूट यानी निष्पादित होता रहता है। ये लूप्स का नियम है। अब देखो कि लूप्स के द्वारा हम किसी एक स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार निष्पादित कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। यानी इसके अंतर्गत नियम है कि जब तक कंडीशन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप लूप के द्वारा उस स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट है उनको अपन निष्पादित कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि लूप्स के प्रकार। अब लूप्स के प्रकार है वो हमारे पास 3 प्रकार के, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। देखो वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में क्या है। वाइल लूप में क्या होता है देखो पहले तो, फिर डू वाइल लूप क्या होता है वो भी देखो, और फिर फॉर लूप क्या होता है वो भी देख लो। वाइल लूप में तो क्या करते हैं कि पहले कंडीशन चेक की जाती है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट को निष्पादित करेंगे। डू वाइल लूप में क्या है कि पहले तो स्टेटमेंट को निष्पादित करेंगे और बाद में कंडीशन चेक की जाएगी। ये दोनों है तो एक समान का ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें कंडीशन पहले चेक, स्टेटमेंट को बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और कंडीशन को बाद में चेक की जाएगी। और फॉर लूप में क्या कहता है कि जब तक हमें कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है कि पहले तो क्या करेंगे कि पहले जैसे मान लो इनिशियलाइजेशन, यानी पहले तो इसकी वैल्यू को इनिशियल करो, इनिशियल करने के बाद कंडीशन को टेस्ट करो, यानी कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। और कंडीशन टेस्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन में है कि या तो इंक्रीमेंट लगाओ और या फिर इसके अंतर्गत डिक्रीमेंट लगाओ, ठीक है। नहीं प्लस प्लस और माइनस माइनस का उपयोग करो, ठीक है। तो देखो वाइल स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट में देखो, इन दिस द स्टेटमेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट until a condition is true if first check the condition and later या फिर after execute the statement। यानी ये क्या करता है कि इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट होते हैं वो तब तक निष्पादित होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती तब तक वो निष्पादित होता रहेगा। फिर उसने बताया कि इसके अंतर्गत पहले क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा और बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इसमें स्टेटमेंट तब तक
लगातार निष्पादित होते रहता है जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। और ये सबसे पहले कंडीशन की जांच करता है और बाद में स्टेटमेंट को निष्पादित करता है। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो आपको याद रखना है कि वाइल का सिंटैक्स कैसे होता है। वाइल में मतलब वाइल लगेगा और बाद में क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन लिखी जाएगी। अब ये वाइल क्या करेगा, तब तक उसको निष्पादित करता रहेगा जब तक जो हमने कंडीशन अप्लाई की वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक। फिर उसके बाद मंझला कोष्टक और फिर स्टेटमेंट्स और उसके बाद मंझला कोष्टक बंद। तो ये जो अपना स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है, इसका सिंटैक्स किस प्रकार से लिखा जाता है। अब आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या है, तो दिस लूप इज आल्सो सिमिलर टू ए वाइल लूप, यानी वाइल लूप की तरह ही है। वाइल लूप में भी क्या होता है कि आप उसको तब तक निष्पादित करेंगे जब तक हमें वो कंडीशन है वो प्राप्त नहीं हो जाती सत्य में, यानी ट्रू में अगर वो प्राप्त नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा। बट इट एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेटमेंट्स एंड चेक द कंडीशन आफ्टर, यानी पहले ही बता दिया कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है और स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन को बाद में चेक की जाएगी। बस फर्क क्या है कि ये दोनों में ये दोनों डिफरेंट हो गए। बस इन दोनों में एक कॉमन बात है कि ये तब तक निष्पादित हो रहेंगे जब तक हमें वो कंडीशन ट्रू के रूप में नहीं मिल जाती, यानी सत्य के रूप में नहीं मिलेगी तब तक ये दोनों कंडीशन निष्पादित होते रहेंगे। ठीक है, ये लूप भी वाइल लूप की तरह ही है, परंतु ये पहले स्टेटमेंट को निष्पादित करता है और बाद में कंडीशन की जांच करता है। सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर, दोनों में डिफरेंट यही है। ठीक है, और ये लूप सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम को कम से कम एक बार निष्पादित किया गया है। ये लूप भी ये भी बात का पता लगाता है कि आपने प्रोग्राम को निष्पादित किया है या नहीं। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो देखो, डू, फिर उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक बंद हो जाएगा। देखो अब इसमें फर्क क्या है कि अपना जो मैंने आपको बताया कि वाइल लूप जो अपना जो कंडीशन होती है वो वाली फर्क है। अब देखो डू लगा दिया, फिर स्टेटमेंट लगा और फिर यहाँ लगेगा वाइल और फिर उसके बाद लगी जाएगी उसकी कंडीशन कि वो कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स। लेकिन हमें पता है कि वो कंडीशन ट्रू ही मिलेगी। क्यों मिलेगी ट्रू? क्योंकि ये तब तक निष्पादित या तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तो वो ट्रू ही मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो ये इसका स्टेटमेंट वो आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया एक डू, स्टेटमेंट और फिर वाइल और फिर कंडीशन। अब वो कंडीशन या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर फॉल्स हो गई तो फिर वापस वो स्टेटमेंट बाद में रन होता रहेगा, तो वो कंडीशन हमेशा आपको क्या मिलेगी, इज ट्रू ही मिलेगी। फॉर लूप ये कहता है, फॉर स्टेटमेंट ये कहता है कि इन दिस द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट अनटिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक वो निष्पादित होता रहता है जब तक कि अपन को कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे एग्जांपल में है यहाँ पर कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये अब क्या करेंगे, ये कंडीशन दे दी कि i की वैल्यू जब 5 तक जानी चाहिए, हमें 5 से बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो हमने i की वैल्यू क्या दी, 0। अब इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए ये कहता है या तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करो या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करो। तो हमें पता है कि हमारे पास जो i की वैल्यू वो क्या है, 0 है। अब हमें i की वैल्यू को कहाँ तक ले जाना, 5 तक ले जाना है। तो 5 तक ले जाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंतर्गत प्लस प्लस करेंगे या माइनस माइनस। तो हमें पता लगा कि वैल्यू को आगे बढ़ाना है तो प्लस प्लस करेंगे। अब ये कहता है कि फॉर लूप में ये तब तक निष्पादित होता रहेगा जब तक i है वो इस कंडीशन को प्राप्त नहीं करता। जैसे i में अगर मान लो 0 है तो i इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, i की न्यू वैल्यू 1 हो गई। फिर इसके अंदर देखो और ऐड हो जाएगा 2, फिर एक और 3, फिर एक और ऐड 4, फिर एक और ऐड 5। अब जैसे ही 5 हो गया तो i की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये कंडीशन को टेस्ट करेगा, कंडीशन इज ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई फॉर लूप वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो कि इसमें स्टेटमेंट तब तक निष्पादित होता है जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती, यानी जब तक अपन को ट्रू नहीं मिल जाती। और ये इसका सिंटैक्स है। और सिंटैक्स क्या कहता है कि पहले तो क्या करेंगे फॉर लूप के सिंटैक्स में पहले तो क्या करेंगे अपन, वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी वैल्यू को इसमें ऐड किया जाएगा, इनिशियल वैल्यू। फिर कोष्टक सेकंड स्टेप में क्या होता है कि टेस्ट करेंगे किसका, कंडीशन का।
और कंडीशन के टेस्ट करने के बाद थर्ड वैल्यू में ये कहता है कि इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। यानी आप दूसरी में कह सकते हैं भाषा प्लस प्लस या फिर अपने माइनस माइनस ऑपरेटर का उपयोग किया जाएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा, एक तो एक्सप्रेशन के प्रकार पढ़े और एक्सप्रेशन के प्रकार के साथ हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया, स्टेटमेंट, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, और फिर उसके बाद अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जो अपने 3-4 टाइप के थे, जैसे लूप स्टेटमेंट, सीक्वेंस स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद अगर आपको पहले ये देख लेना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप नोट कर देना और उसका जो समाधान है वो अपन क्लास में, जब डाउट क्लास है जो आप जैसे रेगुलर आ रहे हो तो उसमें अपन समाधान कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा चैप्टर यहीं तक खत्म हो जाता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएंगे।